हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सृष्टि सक्सेस क्लासेज। आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथ का एक समाकलन चैप्टर लेकर आए हैं। समाकलन इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीग्रेशन। तो आज हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आपने पिछले 11th के मैथ में आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा अवकल। तो वहाँ आपने अवकलन सीखा था, यहाँ आपको सीखना है समाकलन। तो अगर आपको अवकलन अच्छी तरीके से आता होगा तो समाकलन आपके लिए उसका बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपको समाकलन आना चाहिए, अवकलन। तो समाकलन है क्या? समाकलन और कुछ नहीं बल्कि ये क्या है, ये एक प्रतिलोम प्रक्रिया है अवकलन प्राप्त करने का। अवकलन प्राप्त करने की ये एक प्रतिलोम प्रक्रिया है। जैसे आप 11th में जब किसी फलन का अवकलन करते थे तो वहाँ जो वैल्यू आती थी वो अवकलन गुणांक आती थी। उसी अवकलन गुणांक का जब तुम समाकलन करोगे तो आपको वही पुनः फलन मिल जाएगा जिस फलन का आपने अवकलन किया था। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अवकलन प्राप्त करने की एक रिवर्स प्रक्रिया है, प्रतिलोम प्रक्रिया। नहीं समझे? जैसे समझो, ये कोई फंक्शन था f(x). इस f(x) का जब तुमने अवकलन किया x के सापेक्ष, ये कोई फलन था f(x). इस फलन f(x) का जब तुमने अवकलन किया तो आया f'(x). ये क्या है? ये अवकलन गुणांक है। लेकिन जब इसी अवकलन गुणांक का जब तुम समाकलन करोगे f'(x) के सापेक्ष, अवकलन में dx जो था नीचे होता था और समाकलन में dx के मल्टीपल में रहता है। यहाँ जैसे रहता है dx तो x के सापेक्ष यहाँ x आता है। वैसे अगर यहाँ x फलन में x है चर तो x के सापेक्ष यहाँ dx आएगा। अगर यहाँ y है तो यहाँ पर y हो जाएगा, यानी y के सापेक्ष। तो ये dx क्या है? ये समाकलन का रूप है, ठीक है। अगर ये नहीं लगा तो आप समझो वहाँ पर समाकलन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ दिखाता है कि तुम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, समझे? तो चलिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वही फलन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा f(x) जो फलन पहले था। तो देखो, इसी फलन का तुमने अवकलन किया तो है f'(x), लेकिन इसी f'(x) का जब तुमने समाकलन किया तो आपको पुनः वही फलन मिल गया जो फलन पहले जिसका तुमने अवकलन किया था। तो ये क्या है? एक रिवर्स प्रक्रिया है। किसी का अवकलन करो, अवकलन फिर उसी का समाकलन करिए तो आपको वही फलन मिल जाएगा जिसका तुमने अवकलन किया था। ये एक रिवर्स प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। और एक ये भी है कि समाकलन क्या करता है, ये बहुत सारी वैल्यू का योग निकालने में भी हेल्प करता है। जैसे आपको बहुत सारी वैल्यू को ऐड करना है, वो कितना होगा, तो ये उसका भी एक तरीका है कि आप समाकलन माध्यम से हम सभी वैल्यू को एक साथ जोड़ सकते हो, समझ रहे हो? तो इसका प्रोसेस है। तो आई होप आपको समाकलन समझ होगा, ठीक। जैसे समझिए, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आप ये होता था sin x, क्या sin x। इस sin x का जब अवकलन करते थे x के सापेक्ष तो आता था cos x, क्या cos x। लेकिन जब तो हमने फलन हमारा क्या था, sin x, फलन हमारा था sin x। इस फलन sin x का जब हमने अवकलन किया x के सापेक्ष तो आया cos x। और इसी cos x का जब मैं समाकलन करूंगा x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो पुनः हमें वही फलन मिल जाएगा जो था पहले। तो ये हो जाएगा sin x। बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक रिवर्स प्रक्रिया है। जिस फलन का तुमने अवकलन किया था उसी फलन का पुनः तुम समाकलन करो तो आपको पुनः वही फलन मिल जाएगा जिस फलन का तुमने अवकलन किया था। बात समझ रहे हो? ये फलन हो गया हमारा, समाकलन। चलिए एक मिनट, चलिए बात समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा समाकलन। अब आगे देखिए, जैसे एग्जांपल और समझिए। जैसे आपको पता है कि log x का जब अवकलन करते थे x के सापेक्ष d/dx, x के सापेक्ष log x का जो अवकलन करते थे वो आता था 1/x। और इसी 1/x का, तो ये हमारा क्या है, ये अवकल गुणांक है। log x हमारा फलन है, इस फलन का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष तो हमारा आया अवकल गुणांक 1/x। और इसी अवकलन गुणांक का जब मैं समाकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो वो आ जाएगा हमारा पुनः वही फलन मिल जाएगा log x। और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये c क्या है? ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्वैच्छचर। बात समझे? जैसे तो आप फिलहाल इतना समझिए, अभी इसको क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं इसको बात समझाऊंगा।
तो आप बात समझिए फिर समाकलन समझ, मेरा आपको समझना कि समाकलन क्या होता है। तो समाकलन क्या होता है कि कोई अवकल गुणांक है, सॉरी फलन है, उस फलन का जब हम अवकलन करते थे तो जो वैल्यू आती थी उसको हम अवकल गुणांक कहते थे। उसी अवकल गुणांक का जब तुम समाकलन करोगे तो आपको पुनः वही फलन मिल जाएगा जिस फलन का तुमने अवकलन किया था। तो यहाँ तुम देख लो ना, इसका किया अवकलन 1/x, उसी 1/x का जब समाकलन का तो पुनः वही फलन मिलेगा, यानी ये रिवर्स हो रहा ना, समझ रहे हो। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप फलन है, ये क्या है, क्या नाम इसका, ये फलन। तो आप किसी फलन का कोई भी फलन ले लीजिए XYZ। अभी जैसे फलन log x, इस log x का हमने अवकलन किया तो log x यहाँ फलन है, समझे। तो इस फलन का हमने जब अवकलन किया तो 1/x आया। लेकिन अब अगर मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए आपसे, अब यहाँ पर मान लीजिए ये तुम्हारा फलन है, ये तुम्हारा क्या है, फलन। अब इसको फलन मान लीजिए। अब इसी फलन का अब अवकलन जब तुमने समाकलन किया तो समाकलन क्या आया, log x। यानी अभी तुम इसको मान लीजिए समाकलन के केस में 1/x को मान लीजिए क्या, ये तुम्हारा फलन है, फलन तुम्हारा क्या है 1/x। 1/x का जब तुमने x के सापेक्ष समाकलन किया तो इसका समाकल क्या आया है, वो आया है इंटीग्रल, वो आया है log x। और इसी log x का जब तुम अवकलन करोगे तो आपको पुनः वही फलन मिल जाएगा जो तुमने जिस फलन का तुमने समाकलन किया था। तो d/dx log x क्या जाएगा 1/x, तो आपको वही फलन मिल गया। तो ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है, अवकलन और समाकलन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। समाकलन करोगे तो अवकलन मिलेगा, अवकलन करोगे तो समाकलन मिलेगा। बात समझ रहे हो। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये लिखा है x, जैसे आपने देखा होगा ex, क्या ex का जब हम अवकलन करते थे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ex आता था। और इसी ex का तो जब फलन हमारा था ex, इसी x का जब समाकलन किया तो आया ex, ये सॉरी अवकलन किया तो आया ex, यानी अवकलन गुणांक हमारा क्या आया es। अब इसी ex का जब हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हमारा आएगा ex, यानी वही फलन मिल जाएगा जो हमारा फलन पहले था। तो ex का अवकल गुणांक भी ex ही होता है और समाकलन गुणांक भी इसका ex ही होता है, समझ रहे हो। अब देखो समाकलन का जो व्यापक रूप होता है, समाकलन का व्यापक रूप, तो जो समाकलन होता है समाकलन, इसका जो व्यापक रूप होता है, जैसे मान लीजिए कोई फलन तुम्हारा है fx, ठीक, सॉरी fx है, मतलब कैपिटल fx, ये तुम्हारा कोई फलन है। इस फलन का जब तुम समाकलन करोगे, क्या समाकलन, तो जैसे मान लीजिए ये fx, इसका तुमने समाकलन किया x के सापेक्ष, फलन तुम्हारा fx है। इस फलन fx का जब तुमने समाकलन किया x के सापेक्ष तो इसका जो समाकल आएगा वो आ जाएगा f-x प्लस में c। जब भी किसी फलन का तुम समाकलन करोगे तो उसका समाकलन आएगा f-x और प्लस में एक स्वैच्छ अचर आएगा c। इसका कोई मतलब नहीं। अब स्वैच्छ अचर c इसलिए जैसे समझो, से अब कोई भी फलन होता था उसका अवकलन करते थे, जैसे मान लीजिए ये f(x) लिखा है और प्लस क्या लिखा है c, ये हमारा कोई फलन है, f(x) प्लस c ये हमारा कोई फलन है। इस फलन का जब तुमने अवकल किया, ध्यान पूछना मेरी बात को, यहाँ जो f(x) है उसको मान लीजिए तुम्हारा अवकल गुणांक है, क्या है अवकल गुणांक, और उसी अवकल गुणांक का जब तुमने समाकलन किया तो आपको मिल गया वही फलन जो पहले चल रहा था। चलो f' नहीं, इसको हम एक मिनट, ये हमारा ना इसको f'(x) मान लीजिए, f'(x), तो ये f(x) ध्यान पसंद ना, इसको मैं लेता हूँ f(x), यानी f(x), इसको मैं सही लेता हूँ f(x) प्लस c, ये हमारा क्या फलन है, क्या फलन। अब इस फलन का जब मैं अवकलन करूँगा x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो आपको पता है तो ये हो जाएगा f'(x) और प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि आप किसी भी अचर वैल्यू का स्वैच्छ चर का जब अवकलन करते तो उसका अवकलन क्या था, 0 आता था, क्या 0। तो आपको जो मिलेगा तो यही फलन, यानी f'
एक्स, यानी अवकल गुणांक आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स। ध्यान पर सुनना, आप जैसे कोई फलन होता था एफ एक्स प्लस सी, उसके साथ में कोई अचर जुड़ा हुआ है, अचर वैल्यू, तो अब जब उसका अवकलन तुम करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, अवकल गुणांक एफ डैश एक्स हो जाएगा, और जो अचर वैल्यू है उसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको उसका अवकलन गुणांक, इसका अवकलन गुणांक क्या मिला, वो एफ डैश एक्स मिला है, एफ डैश एक्स। और इसी एफ डैश एक्स का अभी क्या, ये रिवर्स प्रक्रिया होता है ना, समाकलन क्या होता है, रिवर्स प्रक्रिया। तो जब इसी एफ डैश एक्स का जब तुम समाकलन करोगे तो आप वापस आपको वही मिलना चाहिए जो था पहले, तो वही यहाँ पर लिखा है एफ डैश एक्स, इसी एफ डैश एक्स यानी अवकल गुणांक का जो मैं समाकलन करूँगा एक्स के सापेक्ष, तो वापस हमें वही चर मिल जाएगा जिसका हमने, वापस हमें वही फलन मिलेगा जिसका हमने अवकलन किया था, तो वही एफ एक्स प्लस का सी। अब सी क्या है, ये वही स्वच्छ चर है जो यहाँ पर पहले था, अब वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हाँ सी इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सी का मान कुछ भी हो सकता है, हमें भाई कंफर्म थोड़ी है कि वहाँ पर क्या रखा गया होगा पहले, समझो, इसलिए यहाँ पर सी कर देते हैं। अब सी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 5 होगा तो यहाँ सी के 5 आ जाएगा, वो तो क्वेश्चन में देखा होगा, बस समझो। तो ये उसका मानक रूप होता है कि जब भी किसी फलन का तुम किसी अवकल गुणांक का समाकलन करोगे तो एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा, यानी इसका फलन, इसका समाकलन हो जाएगा एफ एक्स और प्लस के साथ में सी एक स्वच्छ अचर आएगा, क्योंकि जब उसका समाकलन करते तो आपको वही फॉर्म मिलेगा, क्योंकि कुछ भी अचर हो सकता है ना साथ में। तो आई होप आपको समाकलन समझ आ गया होगा, क्षेत्र के समाकलन क्या होता है। चलिए मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल सवाल लगाता हूँ, और ये इसका नोटेशन होता है समाकलन का, ये समाकलन का नोटेशन होता है। ध्यान पर देखिए, ये नोटेशन होता है समाकलन का, यहाँ जो लिखा होता है वो होता है फलन, क्या फलन, और उसी फलन का मैं यहाँ जो लिखा डी एक्स, डी एक्स का लिखाता है, एक मिनट देखिए एफ एक्स, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी थी ना वो अवकल गुणांक भी हो सकता है या उसे हम फलन भी कह सकते हैं। और ये dx क्या होता है, ये होता है कि ये दिखाता है कि हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। जब तक dx नहीं लिखा होगा तो समझो आप समाकलन नहीं कर रहे हो, ये क्योंकि ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ठीक। तो ये फलन हो गया और ये हो गया, ठीक। तो ये इसका नोटेशन होता है समाकलन का, ये नोटेशन, यानी हम इससे, ये एक टाइप से क्या है, ये एक टाइप से एस प्रकार का है, इसका अंग्रेजी के एस वर्ड से, अंग्रेजी के एस वर्ड से इसको लिया गया है, समझ लो। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि हमने अभी मैंने बताया है कि समाकलन का मतलब एक वर्ड होता है समेशन, मतलब जोड़, और जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम, क्या सम। और सम का मतलब क्या होता है, जितनी भी वैल्यू हैं सबको जोड़ दिए, और समाकलन का मतलब भी क्या होता है कि सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो समाकलन से क्या करते हैं, हम एक समेशन वैल्यू भी प्राप्त करते हैं, यानी अगर बहुत सारी वैल्यू लिखी हैं उनको ऐड करना ना, तो उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, उन्हें जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो वैसे ही तो जोड़, और जोड़ का इंग्लिश में मतलब सम, मतलब समेशन, मतलब सबको समेशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इसी का जो पहला अक्षर है ना सम, इसी को हो एस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको एस ना बना करके बल्कि इसको एस के फॉर्म में ही बना दिया गया था। अंग्रेजी के सम वर्ड के एस से ही रिलेटिव किया गया है तुम्हारा, मतलब रिलेट लिया गया है तुम्हारा समाकलन का, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये इसका व्यापक रूप होता है। चलिए अब देखें यहाँ से, अब समझते हैं कि समाकलन कैसे इसका सॉल्व बनते हैं। तो ये आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि समाकलन क्या होता है। तो देखिए अब उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं कि समाकलन, जैसे मान लीजिए y ये हमारा है, कोई फलन है एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा x की पावर n, तो अगर कोई, ये सब फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक। अगर कोई फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका हमें क्या निकालना, समाकलन, क्या समाकलन। तो फलन में देखो हमारा चर क्या x, तो इसका समाकलन हम x के सापेक्ष करेंगे, तो दोनों पक्ष हम क्या लगा देंगे, समाकलन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स, यहाँ हमारा जो भी अवकल गुणांक जो भी फलन रहेगा यहाँ साथ डी एक्स इंटीग्रेशन में। अब फलन हमारा क्या एफ एक्स का मान कितना है x की पावर n, तो x की पावर n इंटू में डी एक्स। अब x की पावर n का जब समाकलन करते हो ना तो ये हो जाता है x की पावर n प्लस का 1 और बट्टे में n प्लस का 1 प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर x की पावर कोई भी नंबर है, n का मतलब कोई भी नंबर है,
एनी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है इसमें। तो x के ऊपर कुछ भी नंबर हो, ठीक, आप उसका अगर x की पावर n का समाकलन करोगे तो वो हो जाएगा x की पावर n प्लस का 1 बट्टे में n प्लस का 1, यानी जितना ऊपर जुड़ेगा उतना ही नीचे आ जाएगा। अब प्लस में c, ये वही तुम्हारा क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक अचर वैल्यू। समझ रहे हो? चलिए मैं इसको एग्जांपल के माध्यम समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए हमने फलन ले लिया f(x) इक्वल टू x की पावर 5, x की पावर 5। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो अब फलन में देखो f(x) लिखा, f(x) में चर हमारा क्या x, तो इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू में dx। अब f(x) का मान कितना, x की पावर 5, तो इंटीग्रेशन f(x) की जगह पर x की पावर 5 और ये dx। आपको पता है जब ये n क्या, ये 5 क्या, ये वही n है, ये वही n। तो ध्यान पर देखो ये x की पावर n जैसा नहीं बनना है, और x की पावर n जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस का 1, यानी x की पावर n प्लस का 1, n यहाँ पर कितना 5, तो 5 प्लस का 1 अब बटे में n प्लस, यानी 5 प्लस का 1 इसको तुम क्या जाएगा प्लस का c, और ये हो जाएगा x की पावर 5 1 6, यानी x की पावर 6 अपान में ये हो जाएगा 6 प्लस का c। ये क्या गया, ये समाकलन आ गया x की पावर 5 का। बात समझ आई? तो कुछ हार्ड नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला में कुछ भी हार्ड नहीं है। x की पावर n है तो पावर n में एक जोड़ दीजिए, जितना ऊपर हो जाएगा उतना ही नीचे हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो x की पावर 6 आया तो नीचे भी कितना है, हर में भी 6 ही आएगा। बात सुन रहे हो? एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू लिखा है x की पावर 7, x की पावर 7, इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो देखिए यहाँ से समाकलन ऑफ f(x) का समाकलन करेंगे किसके, x के साथ, इसलिए dx आएगा। अगर फलन में y होता तो यहाँ पर dy हो जाता। समझ रहे हो? तो ये इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की वैल्यू कितनी है, x की पावर 7 इंटू में dx। अब x की पावर n 7 लिखा, यानी ये वही x की पावर n जैसा बनना है। और जब ये x की पावर n है तो आपको पता पावर में एक क्या आता है, जुड़ जाता है, पावर में एक जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x की पावर 7 n की जगह पर 7 प्लस का 1 बटे में 7 प्लस का 1 और प्लस का ये c। तो ये हो जाएगा x की पावर 7 और 8 अपान में 8 प्लस का c। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। कितना ये है, तो ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समाकलन अच्छे समझ आ गया कि x की पावर अगर n है तो उसका अगर इंटीग्रेशन करना तो उसकी वैल्यू क्या है, कैसे उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए मैं हट जाता हूँ, इसकी सॉल्व तो ले सकते हो। चलिए आई होप आप लोगों ने इसकी सॉल्व ले लिया होगा। तो ये पहला फॉर्मूला आपको नोट करके रख लेना है कि अगर कोई फलन x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, n। अब देखिए यहाँ से, अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, चाहे आप साड़ी बना देता हूँ, आप वो नोट कर लीजिएगा, ठीक। मैं एक तरफ ले लेता हूँ, चलिए मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ, साड़ी बना देता हूँ। मैं यहाँ 2 साड़ी बनाता हूँ। एक मैं ये दिखाता हूँ, इधर में देता हूँ अवकलन, इधर में देता हूँ समाकलन। समाकलन और अवकलन। अब देखिए यहाँ से, जैसे कोई फलन इधर लेता हूँ उसका अवकलन करूँगा तो समाकलन भी उसी का रिवर्स ही आएगा। ध्यान पर ध्यान। जैसे यहाँ मैंने कोई फलन ले लिया f(x) इसको ले लिया sin x, या मान लीजिए x की पावर n ले लिया, x की पावर n, ये हमने कोई फलन लिया है। अब इसका हमने क्या किया, अवकलन। तो लिखेंगे d/dx x की पावर n। इसका जब अवकलन करते थे तो क्या आता था, पहले n बाहर आता था घात, फिर उसी घात में 1 से क्या था, कम हो जाता था। यही तो था अवकलन। आपने अवकलन पढ़ा होगा कि जब x की पावर n का अवकलन करते तो घात में 1 क्या था, कम हो जाता है। घात में 1 कम, मतलब पहले वही घात गुणे में आएगी, फिर उसी घात में से क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, अवकलन। अब इसी अवकलन का जब मैं समाकलन करूँगा, ये हमारा क्या है, ये अवकल गुणांक है। क्या है, अवकल गुणांक। और इसी अवकल गुणांक का जब मैं समाकलन करूँ तो वापस में वही फलन मिलेगा, क्योंकि उसका रिवर्स होता है। तो करके देखते हैं। तो यहाँ समाकलन, तो यहाँ पर समझिए कि तुमने इसका अवकलन किया ना, इसका क्या किया, अवकलन। तो ये फंक्शन अब क्या बन गया तुम्हारा, f'(x)। अवकलन करने के बाद ये बन गया f'(x), और उस f'(x) का मान कितना आया, वो n x की पावर n माइनस का 1 आया है। अब इसी का तुम क्या करोगे, समाकलन, यानी इंटीग्रेशन करोगे f'(x)
एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, ये है एन एक्स की पावर एन माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। अब ये एन क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको उसको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से एन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर एन माइनस का 1 ये डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, ये हो जाएगा एन। अब आपको पता है एक्स की पावर ये एन माइनस 1 लिखा है। अभी मैंने बताया था कि अगर एक्स की पावर एन है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस का 1 बटे में एन प्लस का 1, यानी घात में एक जुड़ जाएगा और जितना ऊपर रहेगा घात में उतना ही नीचे रहता है। तो यहाँ भी करिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ध्यान पर देना, एक्स की पावर एन माइनस का 1, क्योंकि यहाँ एन की पूरी वैल्यू एन माइनस 1 है, और प्लस में क्या होता है, एक ऐड हो जाता है, तो प्लस में एक ऐड कर दीजिए। अब फिर बटे में एन माइनस का 1 और प्लस का 1 और प्लस का इधर सी। और आप यहाँ भी सी लिख सकते हो, क्योंकि उसका जब अवकलन करोगे तो इसका अवकलन सी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपको यही मिलेगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ पे कर भी सकते हो, प्लस का सी, यहाँ आ जाएगा 0, तो लिख सकते हो एन एक्स की पावर एन माइनस का 1। बात समझे? तो देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा एन इंटू में एक्स की पावर, ये माइनस माइनस का कट गया तो एक्स की पावर एन बटे में ये कट गया तो बचा क्या एन प्लस का इधर सी। एन से एन क्या आ गया, कैंसिल हो गया, यानी एक्स की पावर एन प्लस का सी। तो यही फलन तुम्हारा पहले था ना, एक्स की पावर एन प्लस का सी। तब जब तुमने उसका अवकलन किया तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 आया, और उसी एन एक्स की पावर एन माइनस 1 का जब मैंने समाकलन किया तो एक्स की पावर एन प्लस का सी आया, जो तुम्हारा पहले फलन था। बस मतलब तो ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अवकलन करते थे तो एक्स की पावर एन का तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता था, लेकिन जब उसका तुम समाकलन करोगे तो उसी चीज़ का तो पुनः आपको वही फलन मिल जाएगा जिसका तुमने समाकलन। तो उसी एक्स की पावर एन का जब समाकलन करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस का 1 आता है, और प्लस में क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू सी। और इस कांस्टेंट वैल्यू को, इस समाकलन गुणांक होता है, समाकलन एक अचर वैल्यू है, ठीक, अचर समाकलन होता है, जिसको इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट, समझ में। तो आई होप आपको समाकलन क्षेत्र समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चार्ट बनवाएंगे सारे सूत्र का, उसके बाद में फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समाकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि समाकलन होता क्या है। अगर ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।